हेलो दोस्तों। तो वर्षा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं की जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें के प्रश्न इसी पैटर्न पे होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका पैसेज है, इसमें से पढ़ के आपको आंसर देना रहता है। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। पैसेज एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज एक बार पढ़ ले, पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, और यहाँ पे भी है, इसको भी थोड़ा, ठीक है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धन और शक्ति। ऐसे पढ़ने से तो आंसर सभी सही लग रहे हैं, पर इसका आपका हो जाएगा आंसर धैर्य, विश्वास और आशा। धैर्य, विश्वास और आशा ही जो है वो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, धैर्य और विश्वास की महानता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? इसका ऑप्शन है, ये जीवन में अनावश्यक है, ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक। ये सफलता के लिए हानिकारक है, ये भी नहीं होगा। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन सी आंसर यही होगा। और आखिरी पर लेते हैं, क्या ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ से है तीसरा नंबर क्वेश्चन। चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों का कैसा देखना चाहिए? चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए? संदेह और संदेह से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से, या उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से? तो इसका ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। अब चौथा क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में नकारात्मक देखने की महानता को जताने के लिए किया गया है? ऑप्शन ए, कठिनाइयों को अदृश्य करना, कांटों के बीच फूल को पालना, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। इसका आंसर हो जाएगा कांटों के बीच फूलों का पालना। ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ठीक। ये जो हमारा गद्यांश है, इसे पढ़कर उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करना है। तो चलिए हम इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। अब फटाफट से 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6, कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन को कहता है जो कभी भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो कायरो जैसा हो, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो, केवल बात करने वाले बुद्धिजीवियों जैसा हो, या जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा हो। ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धार। धार को सोम कहा गया है इस पद्यांश में। योगियों नहीं, विजय के सहे जीरो का क्या संदेह है? इसका आंसर आपका हो जाएगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। इसका आंसर हो जाएगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। और क्वेश्चन 9 है, इस पद्यांश में कैसे जीवन का सराहा गया है? ये जो पद्यांश था ऊपर में, उसमें कैसे जीवन को सराहा गया है? योगी, बैरोगी, विजयी या कायर? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयी।
क्वेश्चन डी, इस कविता का मूल स्वर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा आवाहन। आवाहन इस कविता का मूल स्वर है। अब यहाँ से आपका 11 नंबर क्वेश्चन व्याकरण से शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। वो तो सभी को मालूम है, ये व्याकरण से क्वेश्चन है। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? ये जो 11 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, इसमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो इसका आंसर है मोहन सो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मोहन सो रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है रीता खाना खाती है। ठीक। तीसरा नंबर, जलद का अनेकार्थी कौन है? जलद, इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा बादल। चौदह नंबर क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? ये जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें है दो पदों या शब्दों से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो समास कहलाता है। ठीक। यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो है वो आपका अव्ययी व्यू समास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्रमधारय और तत्पुरुष विशेषण समास नहीं, अव्ययीभाव समास है। 16, नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है? नीला है जो कमल नीलकमल किस समास का विग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रमधारय समास। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जो क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, इसके वाक्य पर भेद बताना है। तो ये है आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि ये दो वाक्य से मिलकर बना है। एक जब वर्षा होती है, दूसरा उसी वक्त मोर नाचने लगते हैं। ठीक। 18, जिस वाक्य में कर्म का प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाच्य होता है? वो आपका हो जाएगा क्रमवाच्य। जिस वाक्य में क्रम का प्रधानता दी जाती है वो है क्रमवाच्य। बालक चांद देख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथवा। अथवा जो है इसमें से समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। पाठ्य पुस्तक से प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, इस पद के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास, जो इस पद के रचयिता हैं। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? तो इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण की। गोपियाँ जो थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। 23 नंबर, पुरैनी पात का क्या अर्थ है? पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। 24 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इसका आंसर तो है गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल के मटके से उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो ये जो दिया है इसमें है बाल गोविंद, ये हम आपको पढ़ देते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बौधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी,
पुतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले पढ़ने के लिए, और नहीं तो पढ़ ले। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मरने पर वो गा रहे थे। ठीक, 26 नंबर है, भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदारी और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बौद्धा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था उनका बेटा था सुस्त और बौद्धा था। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, भगत जी की पतोहू कैसी थी? भगत जी की पतोहू थी वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली औरत थी। वो तो ना सुंदर और झगड़ने वाली थी, घर का ख्याल नहीं रखने वाली भी ऐसी नहीं थी, बड़ों का सम्मान ना करे वो ऐसी भी नहीं थी, वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली औरत थी। बौद्धा का क्या अर्थ है? बौद्धा का अर्थ है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि बौद्धा का सही अर्थ है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? उस भोलानाथ सांप से डरने के बाद उसने अपने माता के आंचल में अपनी शरण ली। जॉर्ज पंचम के नाक में किस प्रकार का बयान किया गया? जॉर्ज पंचम के नाक में सरकारी तंत्र, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा, सरकारी तंत्र पर। ठीक, तो आज का आपका ये वीडियो बस ख़त्म हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसका जो है आपका ये व्याकरण को लेकर जो भी है उसमें आपका लॉन्ग वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको पूरा व्याकरण समझा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।